थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। अरे चल नहीं रहा है, डी एल कॉन्फ़िगरेशन। इसको रिलेटिव लिख सकते हैं। लिखने जा रहा हूँ, डी एल कॉन्फ़िगरेशन, इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन जनरली जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया गया था, बायोमोलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं इट इज यूज्ड फॉर, सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर बायोमोलिक्यूल्स। इट इज यूज्ड फॉर बायोमोलिक्यूल्स लाइक carbohydrates, carbohydrates and amino acids, and amino acids, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, अगर मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊं, थोड़ा सा समझिएगा आप ध्यान से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, है ना। तो बेसिकली ये देखिए आप, ये है कहानी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ना, वो होता है CxH2O का होल बाई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने C6H12O6, तो C6H12O6 का जनरल फॉर्मूला क्या बना, C6H2O का होल 6, एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है, तो C6H2O का होल 6, तो इट इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट से कोई इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कंपाउंड जो है इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट्स। आपको साफ दिखाई दे रहा है इट इज एसिडिक एसिड, लेकिन ये भी इस फॉर्मूले को फॉलो कर जाता है। तो यानी कि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो पाया ना, यानी कि जनरल फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो ये होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जिस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट्स को ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स होगा उसके अंदर, एक से ज्यादा OH होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब एक से ज्यादा, और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप विद एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नॉन एज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दे आर दे आर हाइड्रोलाइज्ड, है ना, दे आर हाइड्रोलाइज्ड या दे आर डिसोसिएटेड बाय हाइड्रोलाइसिस और एंजाइमिक हाइड्रोलाइसिस, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप देखो ध्यान से, तो मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक ग्लूकोज लिखा है, एक फ्रुक्टोज लिखा है। तो सर आप ये ध्यान नोट से, करना है। हाँ ये नोट करना है आपको एक्चुअल में, बिल्कुल। मोर देन वन कायरल कार्बन is present is present present then D and L will will be decided
decided by the last carbon, by the last carbon, according to IUPAC numbering, अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग। समझिएगा ध्यान से। तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को दिखाया। तो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ये होता है CHO, और ये रहा OH, ये रहा H, और ये रहा CH2OH। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इसे बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। कॉमन नेम इज व्हाट? ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। ये सिंपलेस्ट, है ना, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। नाम क्या है इसका बताओ? ग्लिसरैल्डिहाइड। स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब ये एक सिंपलेस्ट है, ये सबसे छोटा। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब देखो ध्यान से, क्या इसमें OH ग्रुप है? यस, OH ग्रुप है। क्या ये कायरल सेंटर भी है? यस, कायरल सेंटर भी है। अब देखो, क्या जो मैंने प्रोजेक्शन आपको दिखाया है, क्या ये प्रोजेक्शन फिशर का प्रोजेक्शन है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये फिशर का प्रोजेक्शन है तो मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू IUPAC लास्ट कार्बन से DL को डिसाइड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC बताओ, काउंटिंग अगर तुम करोगे तो काउंटिंग 1, 2 एंड 3 आएगा। बोलो ऐसा नो, ठीक है ना। अब इसमें ये चेक करना है कि इफ OH प्रेजेंट इन, क्योंकि यही तो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड वाला, इफ OH प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, इफ OH प्रेजेंट, सर डेफिनेशन में लास्ट कार्बन है सर, सेकंड अरे लास्ट। तो सेकंड यार, इसने क्या बोला है? कायरल कार्बन, ये भी तो पढ़ो। वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, देन द इन कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट, देन DL विल बी डिसाइड बाय द लास्ट कार्बन। कौन सा वाला लास्ट कार्बन? लास्ट कायरल कार्बन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कायरल भी लिख देता हूँ, लास्ट कायरल कार्बन। तो ये लास्ट यही तो है, ये नंबर वाला। तो अगर इसके अंदर आपका OH कहाँ आ जाए? राइट हैंड साइड पे। इफ OH प्रेजेंट RHS राइट हैंड साइड, तो फॉर्म कौन सी बोलना? D। एंड इफ OH प्रेजेंट LHS, तो क्या बोल देना इसको? L। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? बोलो भाई। तो अभी फिलहाल ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इसमें OH कहाँ है? राइट में या लेफ्ट में? तो हम कहेंगे राइट में है। तो राइट में है, तो बताओ इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया डी ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम बन गया इसका? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। सर एक डाउट है। नहीं कोई डाउट नहीं, अभी 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 सुनते जाइए ना आप। अरे यार अभी कैसे डाउट आ जाएगा? अभी हमने पढ़ाना खत्म कहाँ किया है? अभी चुपचाप सुनिए थोड़ी देर, कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, फिर मैंने एक फिशर पोजीशन बनाया, है ना। अब इसमें मैंने क्या करा, ये CHO है, ये CH2OH है, यहाँ OH और यहाँ H है। तो यानी कि इसमें OH कहाँ रखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका? L ग्लिसरैल्डिहाइड। समझिए ध्यान से। अब बात आती है कि यार मान लो कि मेरे पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाले कार्बोहाइड्रेट्स दे रखे हैं, तो उनके अंदर DL कैसे दिखा जाएगा? तो यार देखो, सबसे पहले एक पॉइंट समझो कि जब कभी भी तुम DL कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करोगे तो आपको एक बात जो बहुत, है ना, मतलब पॉइंट आउट रखनी है कि मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। ज्यादा से ज्यादा कार्बन को कहाँ रखना है?
वर्टिकल लाइन पे रखना है। और उसके बाद है ना IUPAC से सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है, उस जो मतलब जो कायरल होता है, उस कार्बन पे OH से DL कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करना है। तो जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, दिस वन, तो मैंने क्या लिखा, CHO, यहाँ लिखा CH2OH, यहाँ लिखा OHH, यहाँ लिखा OHH, यहाँ लिखा HOH और यहाँ लिखा HOH। तो आप बताओ ये D फॉर्म है या L फॉर्म है? तो सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम कार्बन एटम क्या प्रेजेंट है वर्टिकल लाइन पे, तो हमने कहा हाँ मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। उसके बाद IUPAC की काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, और इसमें OH कहाँ आ रहा है मेरे पास में, राइट हैंड साइड में। तो OH राइट हैंड साइड में है, तो ये जो भी कंपाउंड है वो कौन सी फॉर्म में रखा हुआ है, D फॉर्म में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बोलो भाई। यस सर, समझ गए। ठीक है ना। और देखिए एग्जांपल, मान लो कोई ऐसा करे कि क्वेश्चन को उल्टा कर दे भाई, मान लो किसी का मन कर रहा है, उसने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा, कैसे लिखा ध्यान समझिएगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिखा CHO और काउंटिंग यहाँ से करी और स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ किया। मैंने यहाँ लिखा CH2OH, यहाँ लिखा OHH, यहाँ लिखा OH और यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा OH और यहाँ लिखा H। अब बताओ ये D फॉर्म है या L फॉर्म है? तो आपको तो IUPAC के सेकंड लास्ट कार्बन की बात करनी है ना, तो IUPAC का सेकंड लास्ट देखिए, 1 सर 2 डी है। 3 4 5 6, तो सेकंड लास्ट तो ये बैठा है, और OH फिर से कहाँ आ गया, राइट में। तो बताओ फॉर्म कौन सी बन जाएगी, D फॉर्म। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गया। हाँ, अब बताओ क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? सर ऊपर से काउंटिंग नहीं होगी सर? अरे यार फिर वही बात कर रहे हो यार, IUPAC लगाओ ना यार। अब IUPAC में अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या एल्डिहाइड की यार? एल्डिहाइड की सर। फिर तो एल्डिहाइड। काउंटिंग ऑयल को ऊपर से कैसे कर दोगे? यस सर हाँ बेटा बोलो। सर कार्बोहाइड्रेट की जहाँ आपने डेफिनेशन मतलब ये लिखा है, जब आपने फिशर प्रोजेक्शन पहली बार बनाया उसके ऊपर आपने लिखा है इफ मोर देन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, लेकिन सर पहला फिशर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक, यहाँ लिखा CHO और यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा CH2OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा OH और यहाँ लिखा H। अब मैं चाहता हूं कि इसमें है ना DL कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो ध्यान रखिएगा आप इसमें DL कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय कार्बोहाइड्रेट्स के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये फिशर प्रोजेक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहा है भाई। और अगर ये फिशर प्रोजेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप इसको इसके अंदर क्या नहीं निकाल सकते हो, RS कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी DL कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो बोले सर करना क्या पड़ेगा? देखो करना ये पड़ेगा कि आपको सबसे पहले है ना इसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहला काम क्या है कि वर्टिकल लाइन पे लेके आओ इसको। तो वर्टिकल लाइन पे कैसे लेके जाया जाए इसको भाई? तो देखो तरीका क्या होता है, सुनिए ध्यान से। क्या करिए, इस कायरल सेंटर में ऊपर वाले पार्ट को फिक्स कर दीजिए। ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दीजिए, फिक्स। इसको बॉक्स में बंद कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप एक चेंज करिए, एक चेंज, ऑड चेंज होगा, एक चेंज करिए। अच्छा एक चेंज ऐसा करिए कि मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। अच्छा एक चेंज अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो बताओ इस मॉलिक्यूल्स को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ऐसे घुमा दूं, ऐसे यस सर। ऐसे यस घुमा सर। दूं? तो बताओ ये पार्ट तो मैंने फिक्स किया, ये पार्ट तो मैंने फिक्स कर रखा था, और इसके अंदर मैंने ऑड चेंज किया, ऑड चेंज किया तो CH2OH कहाँ आ गया, नीचे। तो बताओ OH कहाँ जाएगा, ऊपर, और H कहाँ आ जाएगा, राइट में। बोलो भाई, क्या जो मैंने बनाया है वो समझ में आया आपको? सर हाँ बेटा बोलो। OH राइट में, H लेफ्ट में। यार तुम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसको नीचे लेके आ रहे हो तो ये ऊपर जाएगा ना मेरे भाई, ये अगर ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा,
और ये ऐसे जाएगा तो वो घूम के इधर नहीं आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। समझाओ यार, देखें यार क्या हमारा, हम जो बता रहे हैं वो तुम्हारे समझ में आ रहा है कि हमने क्या बोला अभी? Yes, sir. आ गया। तो OH उस H की जगह पे आ गई। यार देखो ना यार, हमने बहुत क्लियर बताया, एकदम आसान लैंग्वेज में बताया, इससे आसान क्या बताऊं, बताओ बोलो। अरे यस और नो। अब बताओ, अगर मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो क्या अब आपको सेकंड लास्ट कार्बन दिखाई दे रहा है? सर एल फॉर्म। और सेकंड लास्ट कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, तो ये जो भी है क्या ये एल है? बोलो भाई, क्लियर? अरे यार ये सुनो, Yes, sir. एक और क्वेश्चन दो आप लोगों को, यस सर एगो। एक ट्राई करोगे आप? चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट जल्दी से, है ना। ये है CHO, ये है आपके पास में CH2OH, यहाँ दे दिया मैंने H और यहाँ दे दिया मैंने OH, यहाँ OH है, यहाँ H है, और यहाँ H, यहाँ OH है। बताओ भाई ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है? बोलो भाई। सर एल है। एल सबको फॉर्म। एल फॉर्म। एल फॉर्म है। ऑड चेंज किया, ऑड चेंज किया तो इतना पार्ट क्या कर देंगे, क्या कर दूंगा मैं, फिक्स कर दूंगा। इतना पार्ट फिक्स करने के बाद इस पार्ट को घुमाऊंगा, इस पार्ट को घुमाऊंगा तो कैसा घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक ही बार घुमा सकता हूँ मैं इसको। मैंने Yes, इसको sir. घुमाया, इसको घुमाया तो यहाँ क्या बनेगा CHO, यहाँ क्या बनेगा OHH, यहाँ क्या बनेगा HOH, और इसको घुमाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा CH2OH, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। OH L. लेफ्ट में, बताओ फॉर्म कौन सी? L। क्या मेरी बात समझ आ गई बताओ? Yes, sir. क्लियर है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर, आ गया। ओके अच्छा सर। हाँ बेटा बोलो। सर जितना पार्ट फिक्स करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं ना सर? नहीं, हमें सेकंड लास्ट कार्बन के बारे में सोचना है बस केवल। यार देखो डीएल Yes. कॉन्फ़िगरेशन में गेम किसके साथ खेला जा रहा है? सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। तो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ गेम खेला जा रहा है, तो उससे पहले वाले पार्ट को आप फिक्स कर दीजिए, चाहे कितने ही कैरल सेंटर वाले पार्ट हो वो, उससे हमारा कोई लेना देना यस सर नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. बस इतना सब बात है। अच्छा अब बात करते हैं कि अगर मुझे वेजडेस प्रोजेक्शन दे रखा है, मुझे स्ट्रक्चर किस में दे रखा है, वेजडेस प्रोजेक्शन में, तो वेजडेस प्रोजेक्शन को डीएल प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब देखो गेम बदल गया, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। जनरली कोई भी कन्वर्जन एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, खास बात ये है। हर एक है ना आरएस सिस्टम का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन का एक अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, मतलब दोनों ही अपने अपने कॉन्सेप्ट में खेलते हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि कभी ऐसा आ जाए कि मैं आपको स्ट्रक्चर फिशर में दूं ही नहीं, और बिना फिशर में दिए मैं आपसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो आपको मेरी कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा कि यार मानना पड़ेगा, देखो सर ने ऐसा कहा है इसलिए हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? इफ, केस समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी और कोई गलती भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। केस क्या रखा मैंने? इफ वेज डैश प्रोजेक्शन इज गिवन, ये गिवन कर रखा है, और हम चाहते हैं आंसर किसमें, डीएल में। आंसर किसमें चाहिए मुझे? वेज डैश प्रोजेक्शन गिवन कर रखा है और आंसर किसमें चाहता हूं मैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन में। देन फाइंड डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। अब यार ये काम कैसे करा जाए यार? तो देखो करना क्या तो होता है, आपको जो भी आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, वेज डैश से आप आरएस निकाल लोगे, है ना। वेज डैश से आपको आरएस निकाल लेना है। आर का मतलब इफ आपके पास मान लो आर आ गया तो उसका मतलब डी मान लेना है, और एस का मतलब आपको एल मान लेना है।
ठीक है, किसके ऊपर, वही सेकंड लास्ट कार्बन को निकालते हुए, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, समझते हैं जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया CHO, यहाँ दे दिया मैंने OH, यहाँ दे दिया मैंने डैश पर H, और यहाँ दे दिया मैंने अबव द प्लेन CH2OH दे दिया भाई। तो यार ये तो मैंने आपको फिशर थोड़ी दिया है, ये तो मैंने वेज टेस्ट दिया है। तो इस पर तुम क्या निकाल लो, RS निकाल लो RS। तो बताओ RS निकालूंगा तो क्या ये 1 बनेगा, क्या ये 2 बनेगा, और क्या ये 3 बनेगा? बोलो भाई, 1 2 3 रोटेशन कैसा, एंटी क्लॉक। एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फॉर्म कौन सी होगी, एस। S. S। और फॉर्म S, तो DL कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी फॉर्म होगी, L. एल। L फॉर्म। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस सर। यस सर। क्लियर है? अरे सुनो, सर एक दो क्वेश्चन और करें। बिल्कुल एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन आप ही कर लीजिए ना। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, मैंने लिखा है CHO, बहुत आसान है, तुम इसमें परेशान मत हुआ करो। इसमें मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डैश पर, यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, यहाँ पर लगा दिया मैंने CH2OH, और यहाँ पर मैंने लगा दिया H। बताओ भाई, ये D फॉर्म है या L फॉर्म है? एल है सर। क्लियर है भाई सबको, L दिख गया? सर पहले वाले में रोटेशन क्लॉकवाइज है। पहले वाले का रोटेशन क्लॉकवाइज है। यस सर। सर आर होगा। आर होगा ओके, सर। एक सेकंड बिल्कुल सही भाई, पहले वाले का रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आंसर R होगा। और R है तो मतलब क्या है, ये डी। D है। ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला बताओ क्या आ रहा है, बताओ क्या क्या ये 1 है, चेक करो भाई, क्या ये 1 है, यस सर। क्या ये 2 है, और क्या ये 3 है? बताओ, Clockwise 1 है 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज का एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S, और S. S का मतलब L. L। एल। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है? DL configuration is valid only in biomolecules compound। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स में कम एप्लीकेबल। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप विद एल्डिहाइड एंड कीटोन विद कायरल सेंटर। उसके अंदर डीएल कॉन्फ़िगरेशन फिशर पे काम करता है। फिशर के लिए मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन होना चाहिए। देन सेकंड लास्ट कार्बन पे कायरल पे अगर OH राइट हैंड साइड में है तो D फॉर्म होती है, और OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो L फॉर्म होती है। अगर मेरे पास में फिशर पोजीशन ना देकर के डीएल कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो फिशर पोजीशन ना देकर के मुझे वेज डेस कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो वेज डेस कॉन्फ़िगरेशन में जो R होता है उसका मतलब D मान लिया जाता है, और जो S होता है उसका मतलब L मान लिया जाता है। दैट्स इट, फिनिश्ड। बताओ भाई, क्या किसी को आपको इसमें कंफ्यूजन है? सर डीएल ओवर। हैं? डीएल ओवर नहीं, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स ओवर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अभी तो एक और बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड है, कौन सा वाला, अमीनो एसिड्स। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अमीनो एसिड्स। तो नेक्स्ट डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन अमीनो एसिड्स। हाँ बोलो। सर इसमें इतना ही वेरिएशन होगा ना? हाँ ये मैक्स है, इससे नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत हो आप। नेक्स्ट हेडिंग बोलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग देखें। अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है बी, डी एल इन अमीनो एसिड्स। डी एल इन अमीनो एसिड्स। तो देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि देखो नाम में ही नाम से समझो, अमीनो एसिड्स तो कंपाउंड विच कंटेन कंपाउंड विद NH2 and COOH, कंपाउंड विद NH2 and COOH ग्रुप। ठीक है ना, तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या है, एक NH2 ग्रुप रखा हुआ है और एक एसिड ग्रुप रखा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप्स को ही हम क्या बोल देंगे, अमीनो एसिड्स। तो जैसे अमीनो एसिड्स में सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में लिखा है RCH,
यहाँ लिखा, सॉरी यहाँ लिखा NH2, यहाँ लिखा मैंने NH2, दिस इज NH2 एंड दिस इज COH। तो ये क्या है आपका? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। अच्छा, मैंने इसके आगे एक वर्ड लगा दिया अल्फा। तो एक्चुअल में अमीनो एसिड की जो नेमिंग करी जाती है ना, वो कॉमन सिस्टम से करी जाती है। और कॉमन सिस्टम में क्या था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाले कार्बन को नंबर से नहीं, अल्फा बीटा गामा से डिफाइन किया जाता था। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप। इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा? अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या नाम रखा मैंने इसका? अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर मैं बोलूं RCH NH2 और यहां लिखो CH2 एंड COOH, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? बीटा अमीनो एसिड। खत्म बात, बीटा अमीनो एसिड्स। अब बात आती है कि यार हमें तो इनकी डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। तो जो मैंने आपको अल्फा अमीनो एसिड दिखा रखा है ना, आप पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या अल्फा अमीनो एसिड में जो अल्फा कार्बन है क्या वो कायरल है? बोलिए भाई। सर R अगर वो नहीं होगा COOH। ऑब्वियसली R जो है वो CH3 होगा ना, RCOH कैसे हो सकता है? यस सर, एल्काइल होगा। यस सर, यस। तो एल्काइल ग्रुप होगा, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? तो अगर R इक्वल टू CH3 है तो क्या ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन एक कायरल कार्बन बन जाएगा? बोलो भाई। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से समझिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिखा CH3 CHNH2 एंड COOH। मुझे बताना है इसके अंदर कि यार बताओ ये D फॉर्म है या L फॉर्म है। तो हम बात तो DL फॉर्म की फिशर के अंदर करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर करेंगे, फिशर पोजीशन में करेंगे, क्योंकि फिशर पोजीशन ने तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया था। तो फिशर के अकॉर्डिंग सेट करो इसको। तो फिशर ने क्या कहा कि देखो यार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच लो, मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। तो ऊपर लिख दो COH और नीचे लिख दो CH3। अब बचा कौन सा? NH2 एंड H ग्रुप। इफ NH2 प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड तो बताओ फॉर्म कौन सी? D। और इफ NH2 प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड तो बताओ फॉर्म कौन सी? L। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? अरे सुनो, अरे यार बोलिए। यस सर। क्लियर है? चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए एक सेकंड बेटा। बस। सर ये बीटा वाला एक NH2 ग्रुप। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, तो इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आपको उसके रूल्स को लगाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर जो रूल काम कर रहा है कि यहाँ पर OH में और NH2 में प्रायोरिटी देखनी है और NH2 किधर प्रेजेंट है उससे आंसर दे दिया जाएगा। इफ NH2 प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड देन इट इज अ D फॉर्म एंड इफ NH2 प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज व्हाट? L फॉर्म। क्या मेरा आंसर समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए बेटा। यस सर। अब लास्ट पॉइंट पे आइए। अगर क्या हो कि मैं अमीनो एसिड्स में भी वेज डैश प्रोजेक्शन यूज कर रहा हूं, इन अमीनो एसिड्स amino acids are given in wedge dash projection. तो अगर यहां पर भी wedge dash projection दे रखा होगा तो क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान से, यहां थोड़ा सा गेम चेंज है, थोड़ा सा गेम चेंज है। क्या चेंज है गेम के अंदर वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर है ना एक क्वेश्चन तो ये वाला है जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां रख रखा है ऑन दी प्लेन, NH2 ऑन दी प्लेन, H
बिलो द प्लेन और OH CH2OH अबव द प्लेन, ये दे रखा है। ये एक है ना, ध्यान समझिए, एक तरीका क्वेश्चन है। सो इफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन सेकेंड नंबर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड नंबर पे, ध्यान समझिएगा, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन सेकेंड नंबर, देन R मीन्स D और L मीन्स S मीन्स L, तो मतलब ये कंसीडर कर लिया जाएगा, S मतलब L मान लिया जाएगा। और इफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी थर्ड है, किसी वजह से आ गया, मान लो थर्ड प्रायोरिटी पे कार्बोक्सिलिक एसिड चला गया, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा R मतलब L और S मतलब D। उल्टा हो गया एकदम, देखो। अब जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को चेक कर लो आप, बताओ ये प्रायोरिटी 1 है, ऑब्वियसली ये 2 बनेगी, 2 और ये क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, और ये फोर्थ 3 बनेगा। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी है भाई, यस सर, है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 1 2 एंड 3 रोटेशन कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सी फॉर्म, आर, एस आर एंटी सॉरी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एस फॉर्म, और एस L का आंसर। मतलब कौन सा आंसर हो गया, एल, एल, यानी कि ये एल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा हूं मैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर NH2 है, यहां डैश पर H रखा हुआ है, और यहां पर CH2SH है। सॉल्व करिए, बताइए भैया आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। प्रायोरिटी चेक करो पहले, तो क्या ये 1 है, बताओ। अब यहाँ C के पास OOO है, नीचे वाले C के पास SHH है, तो C पर SH है और C पे OH है, तो S की प्रायोरिटी ज्यादा, तो यानी कि 2 बनेगा, और ये क्या बन गया, 3 बन गया, और ये क्या बन गया, 4 बन गया। बताओ 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज। यस सर, क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब R R, और R, R का मतलब एल, L एल, यहाँ R का मतलब L है, और यहाँ S का मतलब L था। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। सर लेकिन कार्बन के साथ साथ डबल H भी तो है। अरे यार डबल एच देखोगे या पहले एटॉमिक नंबर देखोगे यार, CIP सीक्वेंस रूल, बस खत्म। यस सर, अरे यार बोलो ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, आ गई सर, क्लियर है भाई। क्या DL कॉन्फ़िगरेशन इन carbohydrates and amino acids with all type of projection with all type of the cases, clear हो गए, बोलिए भाई। प्रैक्टिस कर लेंगे, जो हमने पढ़ाया वो तो समझ में आ गया ना। यस सर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक नए आइसोमर्स की। ये आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स में ही है ना पढ़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीमर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग एपीमर्स। एपीमर्स, EPIMERS, एपीमर्स। अब यार ये एपीमर्स क्या होते हैं, देखो एपीमर्स क्या होते हैं, ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स, ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates which have open chain carbohydrates which have one
chiral carbon is different. Open chain carbohydrates which have one chiral carbon is different. लेकिन ध्यान रखिएगा, सेकंड लास्ट वाला नहीं, जिससे हम डीएल समझते थे उसको छोड़ करके बाकी कोई और एक कायरल कार्बन चेंज हो जाए, तो ऐसे आइसोमर्स को आप लोग क्या कहेंगे? एपीमर्स. फॉर एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, ये रहा CH2, ध्यान से देखो, बताओ CH2OH, OHH, OHH, HOH एंड OHH. दूसरा लिया CHO, CH2OH, OHH, OHH, HOH एंड HOH. पहले बताओ डीएल कॉन्फ़िगरेशन में पहला वाला स्ट्रक्चर वो फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ स्ट्रक्चर फर्स्ट डी फॉर्म एल फॉर्म, जल्दी बताओ स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट डी फॉर्म एल फॉर्म, बोलो सर डी. क्या सबको डी दिखाई दे रहा है? बताओ स्ट्रक्चर सेकंड में डी फॉर्म एल फॉर्म. सर डी फॉर्म. तो मैंने कहा अगर लास्ट वाले कायरल कार्बन को मैं बदल देता तो फिर वो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता. इट इज नॉट है ना एपीमर्स. एपीमर्स तब बनता है जब इसमें चेंजिंग नहीं होगी, इसको छोड़ करके किसी और कायरल कार्बन में चेंजिंग करो. तो चेक करो क्या इसमें ये वाला कार्बन चेंज है, देखो चेक करो भाई. यस सर. ये बदल रहा है. अच्छा ये कौन सा कार्बन बदल रहा है? काउंटिंग करो. 1 सेकेंड 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. सेकेंड कार्बन बदल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं C2 एपीमर्स. ये कौन सा एपीमर है? C2 एपीमर्स. ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स विच है वन कायरल कार्बन इज डिफरेंट. याद रखिएगा वन कायरल कार्बन पांचवें नंबर वाला नहीं होगा, वो नहीं कंसीडर करोगे उसके अंदर. इसके अलावा यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर यही कार्बन चेंज हो रहा है, एक ही चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरा भी चेंज तीसरा भी चेंज, तब एपीमर नहीं बोलोगे आप. दूसरा, तीसरा और चौथा में से कोई एक चेंज होना चाहिए, तो आप उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलोगे? एपीमर्स. यानी कि एक दूसरे की क्या है बताओ? एक दूसरे के क्या है? दे आर C2 एपीमर्स. बोलो भाई क्या मेरी बातें आपको कुछ समझ में आई? अरे यार ये सुनो. यस. चलिए यस सर आ गई. बारे में और कुछ लिखते हैं. अभी मैं इसको पूरी कहानी समझा दूंगा तुमसे ना, एक क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा और देखते ही तुम्हें ना स्ट्रक्चर याद आ जाएगा. जैसे मान लो मैंने आपसे दो स्ट्रक्चर पूछे, मैंने पूछा ग्लूकोज एंड मैनोज, बताओ कौन से एपीमर्स हैं. अब यार क्वेश्चन ये आ गया कि ग्लूकोज और मैनोज, अब क्या होगा भाई? मैंने बोला ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है ना? मैंने पूछा ग्लूकोज एंड ग्यूलोज, ग्लूकोज एंड ग्यूलोज. मैंने बोला क्या नाम है, मैनोज. मैंने पूछा मैनोज एंड टेलोज. तो यार ये सब क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे एपीमर्स हैं? तो समझिएगा ध्यान से, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं अब. तो पहले लिख लेते हैं इसको. द स्टीरियोआइसोमर्स, एपीमर्स की डेफिनेशन वापस लिखते हैं. द स्टीरियोआइसोमर्स मैंने तो कल से खोल. the stereoisomers which differ in groups in one chiral carbon, in one chiral carbon.
और एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, द डायस्टीरियोमर्स, सर उसी जगह वो 2 की जगह 3 में चेंज हो रहा हो तो 3 C3 C3 एपिमर्स एपिमर्स, यस, अगर 4 में चेंज हो रहा होगा तो C4 एपिमर्स, मैंने कहा ना। मतलब सर होगा सेम अगर सर उसमें 2 में और इसमें 3 में तो वो एपिमर्स नहीं 2 होगा। एपिमर्स नहीं होगा, बिल्कुल एक में ही चेंजिंग होगी, या तो 2 में होगी, या 3 में होगी, या 4 में होगी। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पूरी कहानी बता रहा हूँ। आइसोमर्स विच डिफर in groups at only one chiral carbon, at only one chiral carbon, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलोगे, एपिमर्स। अब देखो मैं पूरी कहानी ही एपिमर्स की बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गेम बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन भी सॉल्व होएगा आपसे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इसकी वजह से आपको। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि यार स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से कहानी को स्टार्ट कर देते हैं भाई, ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट से हम कहानी को समझते हैं। तो जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर आप उसकी बात करोगे सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। याद करो, यहीं से तो कहानी अपन ने स्टार्ट करी थी। यस सर। ग्लिसरॉल्डिहाइड से ये रहा CHO, और यहाँ है OH, यहाँ है H, और यहाँ है CH2H। तो बताओ इसकी दो फॉर्म हो सकती है, एक डी फॉर्म या एल फॉर्म। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म, सर डी फॉर्म। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। अब मैंने क्या करा कि इसमें एक C, एक H और एक OH इंक्रीज किया मैंने। क्या बढ़ाया है मैंने, जरा चेक करिए एक बार। ये तो था इसी फिक्स CHO, और ये भी फिक्स है CH2OH एंड OH, क्योंकि डी फॉर्म तो रखना ही है मुझे। तो इतना पार्ट तो मैंने ऊपर से ले लिया भाई, H ये रहा CHO का, और OH CH2OH ये रहा नीचे। ये है तो वही डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेकिन मैंने कहा इसमें मैंने एक चेंजिंग करी। क्या चेंजिंग करी, इसमें एक H, एक C और एक OH और इंक्रीज कर दिया। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था वो ट्रायोज शुगर था, है ना, 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स था। लेकिन अब ये कितने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, 4 कार्बन का। लेकिन फॉर्म कौन सी है, डी है या एल है, बताओ। सर डी है। अब मैंने इसकी दूसरी फॉर्म बनाई, इसमें मैंने क्या करा कि जो सेकंड कार्बन था उसको मैंने बदल दिया। चेक करो, देखो भाई, क्या ये अभी भी डी है? यस सर। लेकिन इसका सेकंड कार्बन बदला हुआ है या नहीं है? यस सर। यस हाँ, ध्यान से समझना, ध्यान से। एक नया वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, ये दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोज। इरिथ्रोज। और अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड हैं तो इन्हें बोलते हैं थ्रियोज। क्या बोलते हैं इन्हें हम, थ्रियोज। ध्यान से समझिएगा, ये इरिथ्रोज और थ्रियोज नोमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारे आईटी में इसे कंसीडर नहीं किया गया है, हटा दिया गया है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गजब की बात है, सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब आप अगर हमारा सिलेबस निकालोगे ना आईटी का, तो उसमें थ्रियोज इरिथ्रोज को एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया जाता है। और पूछा जरूर जाता है, लेकिन नाम से नहीं पूछा जाता, बस इतना सा फर्क है। वो ये नहीं पूछेंगे कि थ्रियोज इरिथ्रोज क्या होता है, वो स्ट्रक्चर पूछेंगे आपसे केवल। तो थ्रियोज इरिथ्रोज की कहानी क्या समझ में आ गया आपको, कि जो दोनों OH ग्रुप है अगर वो सेम साइड आ गए तो क्या बोलोगे इसे आप, इरिथ्रोज। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो क्या बोलोगे, थ्रियोज। याद कैसे कर रखा है मैंने वो सुनो आप। देखो ई, अल्फाबेट्स में ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो दोनों ग्रुप मेरे सेम साइड में होंगे। और क्योंकि टी बाद में आता है तो टी में क्या कर देना है, दोनों को अपोजिट कर देना है। मतलब अगर ई है तो साथ है, और टी है तो अलग अलग है। पहले जो आएगा तो पहले साथ रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये मतलब मैंने अपनी तरफ से याद कर रखा है। आपको अगर कोई सी सिंपलेस्ट तरीके से डायरेक्ट याद रख सकते हो तो डायरेक्ट याद रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से।
तो ये मेरा टेट्रो शुगर हो गया, 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। नो डाउट दोनों फॉर्म डी फॉर्म है। आप समझिएगा ध्यान से। अब मैंने इसके अंदर 2 कंडीशन बनाई। पहली कंडीशन ये है कि CHO, ये पार्ट तो फिक्स था, कौन सा वाला, CH2OH, OHH एंड OHH, इतना पार्ट तो मैंने ऊपर से लिया। नया पार्ट मैंने इसमें ऐड किया H और OH। पहले OH राइट हैंड साइड में और दूसरी बार में मैंने OH को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। ऐसे ही इसके भी 2 फॉर्म बनेंगी। बताओ, CHO कितना पार्ट फिक्स है, CH2OH, यहाँ कौन है OHH, यहाँ कौन है HOH, और यहाँ कौन है, बताओ यहाँ कौन आ जाएगा OHH। पहले राइट में और फिर बाद में लेफ्ट कर देता हूँ मैं। तो CHO, यहाँ OHH, ठीक है ना, यहाँ CH2OH, OHH एंड HOH। बना लिया भाई। अब जो आपके सामने शुगर है ना, वो पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स आ गए भाई। और इन पेंटोज शुगर को देखोगे आप ध्यान से, तो सारी फॉर्म डी है। चेक कर लीजिए, कोई भी फॉर्म चेक कर लीजिए, क्या सारी फॉर्म आपको डी दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, डी है। किसी को भी चेक कर लो, सब डी ही है। और जानते हो इसमें से एक फॉर्म को तुम जानते हो, इसको राइबोज। राइबोज किसमें मिलता है? राइबोज, RNA DNA फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक राइबोज। और उसमें पेंटोज शुगर होता है, यही तो वो पेंटोज शुगर है जो DNA RNA मिलता है। यस सर। लेकिन हम लोग जो राइबोज पढ़ते हैं वो ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं पढ़ते हैं, वो किसका पढ़ते हैं? क्लोज चेन। कार्बोहाइड्रेट्स का। यस, क्लोज चेन का पढ़ते हैं। अब उसमें भी 2 है, राइबोज RNA में मिलता है और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी, डी मतलब रिमूव हो गया, कौन? ऑक्सीजन। यस। तो वो किसे मिल जाता है? DNA के अंदर। अब वो खैर कहानी में बाद बताऊंगा आपको, छोड़ो उस बात को। तो RAXL, दैट इज कॉल्ड रैक्सल। आर्बिनोज, जाइलोज, लाइजोज। ठीक है भाई, ये आपके आगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में सारी फॉर्म मैंने जो दिखाई है आपको, वो कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म है। और क्या राइबोज और आर्बिनोज C2 एपिमर्स है? चेक करो जरा, क्या राइबोज और आर्बिनोज C2 एपिमर्स है? चेक करो भाई। यस सर। क्या राइबोज और जाइलोज, क्या राइबोज और जाइलोज कौन सा एपिमर्स है? बोलो। सर C2। अरे सर कौन सा? C3 एपिमर्स। अरे देखो ना यार, कितना आसान है। तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बना दी मैंने अब तक, और तुमने स्ट्रक्चर बनाने सीख रहे हो ना, कैसे बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर। अरे यार तुम बताओ, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? यस सर क्वेश्चन एक बार वही क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि राइबोज और जाइलोज कौन से एपिमर्स हैं, एक दूसरे के कौन से एपिमर्स हैं? सर C3। C3 एपिमर्स है, C3। खत्म बात। मैं आपसे पूछूं आर्बिनोज और लाइजोज कौन से एपिमर्स हैं? सर C1 C2। हाँ? सर C3 है। C3 है यार, तुम मतलब देख नहीं पा रहे हो स्ट्रक्चर, तुम्हारे सामने रखा हुआ है, पहचान नहीं पा रहे हो तुम इसको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट्स की, 6 कार्बन की। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके 2 बनेंगे। कौन सा वाला? CHO, CH2OH, OHH, OHH, OHH एंड OHH। दूसरा क्या बनेगा बताओ? CHO, चेंज कर देना है इसको। बताओ, CH2OH, OH, OH एंड H। बोलो भाई, पहले 2 समझ में आ गया? बताओ कैसे बनाया मैंने। बोलो भाई, फर्स्ट 2 समझ में आया कैसे बनाया मैंने? यार एक बार OH को राइट हैंड साइड में लगा दिया और एक बार OH को लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, बाकी पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर दिया।
सर आप एक कायरल कार्बन और HOH ऐड कर रहे हैं ना? हाँ, मैं केवल हर बार देखो कौन सा वाला पार्ट ऐड करता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैं हर बार एक पार्ट ऐड करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ऐड किया था और इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। दूसरे वाले में मैंने पूरा कॉपी यहाँ से किया और ये वाला पार्ट ऐड किया और फिर उल्टा करके लिख दिया। देख लो आप, सब में चेक कर लो, आप किसी को भी चेक कर लो, बहुत आसान है खुद, और मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब मैंने याद नहीं कर रखा, मैंने रटा नहीं है। बोलो भाई। सर नेम कैसे है? अरे मैं नाम बताऊंगा ना, तुम उसकी चिंता मत करो, सब बता दूंगा मैं। पहले जो हम कह रहे हैं वो बताओ, क्या स्ट्रक्चर बनाना हमारे समझ में आ रहा है? यस सर। तुम स्टेप बाय स्टेप काम करो ना यार, तुमसे हमने कहा तुम रटो बैठ करके, फिर वही तो बात करते हो तुम अपना दिमाग कहाँ